नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर जारी कवायद के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इस बैठक में प्रदेश भाजपा के नेताओं से भावी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर रायशुमारी की। इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष और राज्य के केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी मौजूद थे। इन नेताओं ने उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वरिष्ठ नेता सतपाल महाराज और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से विधायक दल के नेता के नाम पर विचार विमर्श किया। वही बैठक के बाद कौशिक ने बताया कि सोमवार को विधानसभा में सभी नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा और इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। वहीं उत्तराखंड में भाजपा ने शानदार बहुमत तो हासिल कर लिया, लेकिन मुख्यमंत्री धामी को खटीमा से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, इससे लेकर भाजपा में मंथन का दौर लगातार जारी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक हार के बावजूद धामी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। पार्टी के धामी के नाम पर मोहर लगाने का फैसला करने की एक और बड़ी वजह यह हो सकती है कि उसे पिछले कार्यकाल में बेहद कम समय में दो मुख्यमंत्रियों को बदलने के लिए काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। शाह के आवास पर बैठक में धामी की मौजूदगी भी इसका संकेत करती है। हालांकि चौबट्टा खाल के विधायक सतपाल महाराज, श्रीनगर के विधायक धन सिंह रावत और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी और रितु खंडूड़ी भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल हैं। तो उसमें सभी वरिष्ठ लोगों के बीच में जो है पिछले चुनाव का और सारी चीज़ों का आगे कैसे होना है उसके संबंध में सारे वरिष्ठ लोग बैठे थे, आपस में चर्चा हुई है और कोई अलग से कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी चर्चा ज्यादा रही है? नहीं, देखिए ये तो पार्टी का हाईकमान और विधानमंडल दल कल 11 बजे विधायकों को शपथ की बात की जा रही है। चूँकि एक प्रक्रिया है, 24 मार्च को हमारी जो ये विधानसभा है इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो एक प्रक्रिया के तहत कल 11 बजे प्रातःकाल जो है नए विधायकों की शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। वो 2-3 घंटे 4 घंटे जितना भी चलेगा कल चलेगा। विधायक दल की बैठक कल शाम को। हाँ, मैं देहरादून जा रहा हूँ। कल 11 बजे सभी विधायकों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा विधानसभा। मुख्यमंत्री को लेकर क्या चर्चा रही सर? कल शाम मंडल दल की बैठक होगी। सर, मुख्यमंत्री चेहरा साफ है? देखिए, सामान्य बैठकें होती हैं पार्टी की। जब भी कोई इस तरह के निर्णय होते हैं तो जो पार्टी के सीनियर लीडर होते हैं उनको पार्टी संगठन उनसे बातचीत करता है। तो एक सामान्य प्रक्रिया है और वही प्रक्रिया यहाँ पर कल कैसे कैसे शपथ जो होगी, विधायकों की शपथ होगी, फिर विधानमंडल की बैठक होगी, तो क्या क्या करेंगे, किस समय करेंगे, थोड़ा परामर्श करके और फाइनल। सर, सीएम फेस के लिए कुछ क्लैरिटी हुई, क्योंकि इलेक्शन से पहले ये बोला गया था कि जो सीएम फेस रहेंगे धामी रहेंगे, क्योंकि उनके जो है फेस पर इलेक्शन लड़ा है, तो उसके लिए कुछ क्लैरिटी? भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम होगा। सर, आपने क्या कुछ दलीलें रखी कि आपको बनाया जाए? सर, आपने क्या कुछ रखा अमित शाह जी के साथ? नहीं, हम तो बधाई देने गए थे। होली की बधाई है, इतनी बड़ी जीत हुई है। हमारे यहाँ इतना समय अमित भाई ने दिया, प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो सभी को हमने बधाई दी। बिल्कुल सर, अगर आपको नहीं बनाया जाता तो आपका कुछ स्टेप रहेगा कुछ? मैं तो भैया पहले ही लाइन में नहीं, मैंने चुनाव ही नहीं लड़ा है तो पर मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, जोरदार बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भी अभी ये तय नहीं हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी का कौन विधायक या कौन नेता मुख्यमंत्री बनेगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान बने हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र रावत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। विजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरीश मुखैरी जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव वर्मा जी, सबसे पहला सवाल आपसे, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन? हम भी जान लेते हैं अगर शायद आपको जानकारी हो, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है
आपके नेताओं के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। भाई वो तो होगा, लेकिन नेता कौन, चेहरा कौन? योगेश जी देखिए, आपके सवाल का मेरा भी जवाब वही है कि जो भी होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। और देखिए एक हमारी एक अनुशासित पार्टी है और पूरी एक जैसा कि आपको विदित होगा, कल शाम को 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक आयोजित होने जा रही है और 5 बजे जो विधानमंडल दल की बैठक होगी उसमें जिसको भी सभी विधायक अपनी सहमति की मोहर लगाएंगे वही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। मेरी जानकारी में तो ये बैठक आज होने वाली थी शायद, तो टल क्यों गई? कौन सी बैठक? आज जो बैठक होने वाली थी विधायक दल की? नहीं, ये पहले से तय है, कल होने वाली है। ठीक, कल शाम को 5 बजे होने वाली है बैठक। कल शाम को 5 बजे होगी जी। आप हालांकि कल भी मैंने आपके एक सहयोगी थे आप ही के पार्टी से, कल भी हमारी चर्चा हो रही थी, तो हमने उनसे भी ये सवाल पूछा था। आपसे भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, पर्सनल समझिए, कुछ भी समझिए, कि आपको कोई सुगबुगाहट है क्या, क्योंकि आप पार्टी के अंदर हैं, कि किस नाम पर फैसला हो सकता है? योगेश जी देखिए, वैसे तो हमारा ये कोई हम बोलने के लिए मैं सोचता हूँ कि हमारी पहुंच से कई बाहर की सब बातें होती हैं और इन सब बातों के ऊपर कमेंट करना मैं सोचता हूँ किसी भी प्रवक्ता के लिए भी उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी बैठकों वगैरह का दौर जारी है और कल शाम को 5 बजे जब विधानमंडल दल की बैठक होगी, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। हमारे आपके सबके सामने हम तो धैर्य रखेंगे, हम धैर्य रखे हैं संजीव जी। दरअसल प्रदेश के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इतने दिन हो गया और अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं तय हो पाया है। खैर, विजेंद्र रावत जी, क्या वजह? कुछ घंटों की और ठीक है, अब कल तय हो जाएगा। विजेंद्र रावत जी, क्या वजह हो गई भाई 10 तारीख के बाद लगातार, क्योंकि ये आप लगातार इन सियासी दलों को बड़े नज़दीक से देखें यहाँ, और ऐसे में वजह क्या हो सकती है? सबसे बड़ी बात कि इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है मुख्यमंत्री के चेहरे में सामने लाने पे, और इतनी साफ सत्ता परसीन होने के बावजूद ऐसा भी नहीं है कोई कि थोड़े बहुत आंकड़ों के साथ जीत हासिल की हो, अच्छी खासी जीत हासिल की है बावजूद इसके। देखिए सर, जो ये आकलन करते हैं कि फलां मुख्यमंत्री बनेगा, फलां बनेगा, इनमें कोई दम नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में दोबारा जो भारतीय भाजपा की सरकार आई वो सिर्फ और सिर्फ मोदी मैजिक के कारण आई। किसी भी, मुझे नहीं लगता कि किसी अपनी जीत में किसी भी नेता का योगदान रहा है। जब मोदी मैजिक से होना है तो हाईकमान क्यों नहीं सोचेंगे जिसको अब चाहते जिसका लिफाफा जाएगा कल 5 बजे उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और कोई क्यों भी नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि ये हाईकमान ने रखा अपने पास कि भैया कल शाम को अगर विधायक दल का नेता नेतृत्व करेंगे तो अब तक तो हो जाना चाहिए था कि फला लोग इसमें कैंडिडेट हैं। मुझे लगता है ये हाईकमान का फैसला है और हाईकमान जो मोदी और अमित शाह हैं और ये बाकायदा ये आभास जरा चाहते हैं भाई हमारे कहा से जीते, जिसका हम करेंगे कि लिफाफे में जो आएगा वो मुख्यमंत्री होगा और कल ऐसा ही होगा। एक के पास होगा वो उसका प्रस्तावित करेंगे और सारे हाथ खड़े कर लेंगे। और ये भी हो सकता है कि जितनों के नाम इस चर्चा में हो उनमें से एक भी ना हो, कोई आश्चर्यजनक रूप से कोई नया अक्षर आ जाए, इसकी भी संभावना है। क्योंकि जो सारी प्रक्रिया जो होती है कि विधायक दल हो उसमें उसका नेता जो हो उसको बनेगा, ये बातें सिर्फ औपचारिकता रह गई है। अब तो जिसको लिफाफा में ऊपर से नाम आएगा उसके ऊपर ये खोला जाएगा, सब हाथ खड़े कर देंगे, वो मुख्यमंत्री होगा और वो कोई भी हो सकता है कि नहीं। तो ये कहना कि आप प्रवक्ता से पूछ रहे हैं कि आप नाम बताओ, इनको बेचारों को क्या पता अभी। तो हाईकमान से कल आएगा 5 बजे, उन्होंने जो तय कर दिया और मुझे लगता है कि किसी दूसरे को भी पता होगा जो उनको तय कर दिया और किसी को
अगर थोड़ा पता नहीं हो तो डिक्लेयर नहीं कर सकता हो, क्योंकि फिर तो हाईकमान से आपने पॉलिसी ओपन कर दोगे तो किसी में हिम्मत नहीं है जो बता सकेगा, अगर पता भी होगा। दिल्ली से तय होगा नाम सीधे तौर पर, दिल्ली दरबार ये तय करेगा कि उत्तराखंड की सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। हरीश मैखुरी जी, ठीक, हरीश मैखुरी जी, अभी एक बात कही विजेंद्र रावत जी ने कि पर्ची आएगी दिल्ली से और उस पर्ची को खोला जाएगा, जिसका नाम निकलेगा वही मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभालेगा। पता नहीं आप एक गेम था वो खेले हैं कि नहीं, हम लोग बचपन में एक खेला करते थे, एक पर्चियों पर नाम लिख करके राजा कौन सिपाही कौन ऐसे उसमें नाम लिख देते थे और उस पर्ची को हम लोग ऊपर फेंकते थे और उसके बाद एक एक पर्ची उठाते थे और उसमें जो नाम निकल के आता था वो बनता था। तो उसी तरह क्या ये गेम की तरह ये चल रहा है। 10 तारीख के बाद लगातार अभी तक ये कयासबाजी केवल लगाई जा रही है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन, और रावत साहब कह रहे हैं कि दिल्ली से ये पर्ची आएगी, जो जिसका नाम होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, मोदी मैजिक था ये। और ऐसे में क्या ये प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक साहब को जो लोग एक श्रेय देने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अध्यक्षी में चुनाव जीता गया, शानदार प्रदर्शन रहा, सीएम धामी ने इतने कम समय में इतने अच्छे काम किए, इस वजह से एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई। क्या ये सब केवल ऐसे ही बातें चल रही हैं? उत्तराखंड सहित जो देश में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक राज्य 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, एक राज्य पंजाब में आप पार्टी ने सरकार बनाई। तो पंजाब में भी लगभग तय हो गया है आप पार्टी का कि बनेगा, और जो 4 राज्य हैं उनमें से उत्तर प्रदेश में तय है कि योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड की जहाँ तक बात है, यहाँ पर अगर धामी चुनाव जीत जाते तो ये मतलब प्रयास थोड़ा सा और कम हो जाते और धामी के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस ज्यादा होते। तो क्योंकि धामी चुनाव हार गए हैं, और केवल धामी नहीं हारे बल्कि पूर्व में खंडूड़ी चुनाव हार चुके हैं, और हरीश रावत जी भी जो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार चुके हैं, खंडूड़ी मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार चुके हैं, धामी भी खंडूड़ी रहते हुए मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हारे। अब ये कहा जा रहा है कि धामी अपने चुनाव क्षेत्र को समय नहीं दे पाए, उत्तराखंड भर में उन्होंने भ्रमण किया, इसलिए वो हारे। तो एक पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहना तो थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि धामी भले मुख्यमंत्री 6 महीने के आसपास रहे, लेकिन वो विधायक खटीमा के पूरे 4 साल, 4.5 साल, 5 साल रहे। तो उस समय वो गए होंगे अपने क्षेत्र में, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक ये मतलब लिफाफा किसका खुलता है क्या खुलता है, इसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये शुद्ध दूसरी तरह की बात हो जाएगी। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ऊपर से ही हाईकमान तय कर रहा है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां किस पार्टी में विधायक तय कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि हाईकमान जिनको बनाएगा, अरे सारे ही पार्टियों में हाईकमान ही बना रहे हैं भाई। बहुत सारे मुख्यमंत्री तो एक बार दिल्ली में हमारी प्रधानमंत्री थी आयरन लेडी, और शरद पवार जी उनके मुख्यमंत्री थे उस समय। तो वो जहाज से वहाँ मुख्यमंत्री दिल्ली से गए नहीं थे, जहाज से जा रहे थे, और दिल्ली उन्हें अपने वहाँ जाके राज्य में जाके पता लगा कि वो मुख्यमंत्री ही नहीं रहे। तो ऐसा होता रहता है, हाईकमान जिसको चाहता है उठा देता है, जिसको चाहता है मुख्यमंत्री बना देता है, जिसको चाहता है हटा देता है। ऐसा सारी पार्टियों में, किस पार्टी में मायावती ऐसे करती है, बंगाल में जो ममता बनर्जी है सुप्रीमो वो ऐसा करती है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे किया, कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है। हरीश जी, वही मैं कह रहा हूँ कि दरअसल इस जो आप बात कर रहे हैं, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि विधायक दल नहीं तय करता है, ये हाईकमान तय करता है, इस बात का मैंने कई बार जिक्र किया अपने चर्चाओं में। लेकिन फिर ये विधायक दल की बैठक ये लोग करते क्यों है? दिखावे के लिए। क्योंकि हमने जो पढ़ा है, जब हम पढ़ रहे थे तो हमें तो यही सिखाया गया और यही बताया गया, हमारे टीचर ने यही बताया था कि भाई जब चुनाव हो जाते हैं, विधायकों को आम जनता चुनती है, और प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक चुनते हैं, तब चुनते हैं जब विधायक दल की बैठक होती है। तो ये फिर ये तो अब मुझे लगता है कि अब जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ये गलत दिशा में गलत बात पढ़ाई जा रही है। अब उनको तो मुझे लगता है सिलेबस में भी ये चेंज कर देना चाहिए कि हाईकमान ही तय करता है, विधायक दल की बैठक नहीं तय करेगी। योगेश जी, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, एक तरह से विधायक दल की तो बैठक होती ही होती है, लेकिन वो एक तरह की अब
प्रक्रिया भर रह गई है। फॉर्मेलिटी तो नहीं कहूंगा, लेकिन प्रक्रिया भर रह गई है। एक्चुअली क्या होता है कि ऊपर लेवल पर भी बहुत सारी चीजें देख करके मुख्यमंत्री तय हो रहे हैं, चाहे वो गोवा का हुआ है, चाहे पंजाब से हुए हैं, चाहे यूपी के हुए हैं। जी मैंने कहा सभी पार्टियों का मैं भी जिक्र कर रहा हूँ, सभी पार्टियों का जिक्र कर रहा हूँ, केवल बीजेपी की बात नहीं कर कह रहा हूँ। सारी पार्टियों में यही प्रक्रिया है। तो अभी इस पर तो मतलब एक राष्ट्रीय बहस का विषय होना चाहिए कि वास्तव में विधायक जिसको चुने वो मुख्यमंत्री बने, ऐसा होना चाहिए। लेकिन उसमें फिर नीचे घपला होगा। अब इतने विधायकों को कौन आदमी इकट्ठा करेगा, किस बिना पर करेगा, कैसे अपने पक्ष में मोबिलाइज करेगा, कैसे लॉबिंग करेगा, ये भी समस्या होगी। तो ये एक शॉर्टकट और सरल रास्ता राजनीतिक दलों ने निकाला कि ऊपर हाईकमान जिसको कर दे, छुट्टी हुई, पार्टी के अंदर ही खरीद फरोख्त शुरू हो जाएगी। वही मैं समझ पा रहा हूँ। अभी तो ये कांग्रेस बीजेपी की विधायकों को खरीद फरोख्त का आरोप लगाती है, और बाद में पार्टी के अंदर ही जब ये हो जाएगा, मुझे लगता है आप ठीक बात कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर के विधायक ही एक दूसरे को खरीदने पे तुल जाएंगे, लग जाएंगे। पार्टी मतलब यहाँ लॉबिंग करें कि हम विधायकों में से चुना जाना है बहुमत दल का नेता, तो आप ये बताइए उसका क्या आधार होगा? यही होगा कि कौन ज्यादा लॉबिंग कर सकता है, किसकी ज्यादा चल सकती है, कौन ज्यादा बड़ा लिफाफा दे सकता है, तब तो ये हो जाएगा। अभी तो कम से कम इतना तो है कि हाईकमान ने जिसको कर दिया अनुशासन के नाम पे, पार्टी अनुशासन के नाम पे, तो छुट्टी हो गई। फिर एक खर्चा और बढ़ जाएगा। ठीक कर रहे हैं इनका, विधायकों का बहुत सही बात आप कर रहे हैं। संजीव जी, आप के नेता का जब चुनाव होगा मुख्यमंत्री के नाम का, ये कल चिट निकल जाएगी और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, मुझे लगता है कि आप पूरी तैयारी इतने दिनों से कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को भी साध लिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के लगातार हर राज्यों में, केवल उत्तराखंड का ही नहीं, हर राज्य में ये कहा जाता है कि हमने फलाने को नाम दिया, हमने ढिकाने चेहरे को नाम दिया, इस समुदाय के लोग को जो कि कोई नहीं बैठाता हमने बैठाला। तो मुझे लगता है यही कहीं ना कहीं गुड़ा गणित लगाया जा रहा है क्या कि 2024 की पूरी रणनीति साध ली जाए और उसी हिसाब से चेहरा तय कर दिया जाए। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और तमाम 4 राज्यों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकारें आई हैं, माननीय मोदी जी की नीतियों पर और डबल इंजन की जो एक बहुत जबरदस्त एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक डेवलपमेंट हुआ, उसमें आप चाहे उत्तर प्रदेश को देखें चाहे उत्तराखंड को देखें, उत्तराखंड में विगत 1 लाख करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं आज उत्तराखंड में चल रही हैं, मैं सोचता हूँ उसके दूरगामी परिणाम हमारे उत्तराखंड की समस्त जनता को मिलने जा रहे हैं। और जो धरातल पे काम देखने को मिला और एक पारदर्शी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी दे पाई, तो उसी को लेकर उत्तराखंड की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन करने का एक मन जो बनाया है। हम समस्त जनता का भी एक आभार व्यक्त करते हैं। और जिस प्रकार से एक शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम जो अभी तक राजभवन के अंदर तक ही सीमित रहा करता था, उस आयोजन को इस बार एक भव्य और दिव्य आयोजन के रूप में परेड ग्राउंड में आयोजित करने का पार्टी ने एक निश्चय किया है, और जिसमें समाज के सभी वर्गों को उसमें मैं सोचता हूँ हर वर्ग आएगा। उसमें चाहे सैनिक हो, भूतपूर्व सैनिक हो, चाहे आंदोलनकारी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, और समाज का तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, और जो भी एक आम जनता जो भी इससे पूर्व में जो इस शपथ ग्रहण के इस भव्य आयोजन से वंचित रह जाती थी, मैं सोचता हूँ सभी लोगों को इसमें शिरकत करने का सरकार पहली बार एक मौका दे रही है, और मैं सोचता हूँ एक बहुत अच्छी पहल है ये। विजेंद्र रावत जी, क्या ये नहीं लगता है कि अभी दरअसल 2 गुट नजर आ रहा है? एक गुट तो ये कह रहा है कि सीएम धामी साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और एक गुट कह रहा है कि नहीं साहब, विधायक दल की बैठक हो, जो विधायक चुने गए हैं उन्हीं में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाए। राज्यसभा
लोकसभा सदस्यों का भी नाम इसमें आ रहा है। अगर वो आते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, फिर एक कहानी हो जाएगी, और कहानी ये हो जाएगी कि पहले तो किसी विधायक को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, वहां पर चुनाव होगा फिर से। दूसरी कहानी उधर हो जाएगी कि राज्यसभा के लिए राज्यसभा का चुनाव होगा, लोकसभा के लिए लोकसभा का चुनाव होगा। ये भी एक प्रक्रिया बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होता है कि धामी साहब को ही मुख्यमंत्री बनाया दिया जाता है उत्तराखंड में, क्योंकि वो चुनाव जीत नहीं पाए हैं, तो क्या वास्तव में ये सच है क्या कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लॉबिंग शुरू हो सकती है? नहीं नहीं, ये एक लेवल पे तो हो सकता है कि नाम सुझाया जाए, किसी गुट के 4 विधायक एक को चाहते हैं, कुछ और को चाहते हैं, लेकिन बड़े स्तर पे किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो लॉबिंग कर सके। जो हाईकमान लिफाफा डाल देगा वही बनेगा। क्योंकि आप देखिए 4 साल तक त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री रहे, 4 साल तक। आपने जब चुनाव हुए तो सिर्फ धामी मोदी जी और धामी जी का, क्या धामी 6 महीने में ऐसा कुछ काम कर दिया क्या कि कमाल कर दिया? 6 महीने में, इसका मतलब आपने 4 साल में कुछ नहीं किया, 4.5 साल में। तो मुझे लगता है कि जो जीता वही सिकंदर है। भाजपा इसमें बम्पर मेजोरिटी में है, और इसका मैं पूरा श्रेय जो है, ज्यादातर श्रेय मोदी को जाता है, मोदी के फेस को जाता है। लोगों ने मोदी को देख के वोट किया है, और तमाम राशन ये फ्री के वैक्सीन लोगों पे क्लिक कर गए। और देखा जाए तो अब तो कोई समय कहने का नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो पहाड़ में ऐसा सब कोई काम हुआ नहीं है। आप मुझे 10 काम गिना दीजिए जो वहाँ के बेरोजगारी, आप यहाँ तक देख लीजिए, अब तो जीते हैं तो सब पे मिट्टी पड़ गई है। आपका पलायन आयोग था, पौड़ी में ऑफिस का पलायन करके देहरादून में ऑफिस आ गया। तो ये इशू से कांग्रेस इशू नहीं बना पाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री के फेस हैं, पहले होता था कि एक स्टेट में हर पार्टी के नाम ही फेस होते थे। जैसे हिमाचल में वीरभद्र सिंह होता था, कांग्रेस लड़ती थी तो ये होता था कि वीरभद्र सिंह ने बनना ही बनना है। अभी उत्तर प्रदेश में हुआ तो योगी ने अपना चेहरा इतना बड़ा उनका हो गया कि कोई दूसरे के बारे में सोच ही नहीं सकता था। लेकिन जहाँ रदगद होता है, जैसे यहाँ है सब, मुझे लगता है कि जितने विधायक हैं सब मुख्यमंत्री, कल एक से बात कर रहा था तो पहली बार जीता है तो अपना तर्क दे रहा था कि क्यों नहीं, मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। तो जहाँ इस तरह के सब बराबर होते हैं सारे मुख्यमंत्री हैं, तो ये तो बड़ा चेहरा हो, जैसे कांग्रेस में हरीश रावत था। दूसरे के बारे में आपने जितने सर्वे किए सब में हरीश रावत टॉप में आता था, लेकिन अपनी सीट हार गए। तो मुझे लगता है कहीं पे फेस होते हैं किसी पार्टी के, और जहाँ फेस नहीं होते वहाँ तो हाईकमान की मर्जी है, जिसको कहें वो राज्यसभा वाले को ला सकते हैं, अगर उनको लगेगा वो धार्मिक लोग पुनः बना सकते हैं, तो किसी नए फेस को ला सकते हैं। तो ये कहना है कि इसको बनाएंगे ये सिर्फ कयास हो सकते हैं। और जो विधायक दल है इसका एक फॉर्मेलिटी है, जैसा एक सैद्धांतिक होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। सैद्धांतिक बात यह है कि विधायक दल होगा, उनकी मीटिंग होगी, जो उनका नेता होगा उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन व्यवहारिक ये है कि ऊपर से जो लिफाफा आएगा उसको एक आदमी देखेगा, उसको प्रपोज करेगा, वहाँ पता चलेगा, बाकी सब समर्थन करेंगे। जैसे चुनाव आयोग में है कि इतने लाख रुपए खर्च करेंगे, लेकिन कितने लाख खर्च होते हैं, तो कुछ सैद्धांतिक बातें होती है डेमोक्रेसी में, कुछ व्यवहारिक होती है। तो ये भी एक सैद्धांतिक बात ये है कि विधायक का होगा, व्यवहारिक ये है कि दिल्ली से लिफाफा आएगा। तो ये है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि हाईकमान जिस नाम पर मुहर लगा देगा उत्तराखंड का वही मुख्यमंत्री बनेगा, और सभी को मानना पड़ेगा। ये भी नहीं है कि हाईकमान से कई समीकरण देखेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत गहराई से, ये तो बड़ी बात है कि इस समय बीजेपी जो है स्टेट वाइज आकलन करती है, और वो 24 भी देखेगी, यहाँ का वीकनेस भी देखेगी, और उसके क्या क्या समीकरण है ऐसे प्रत्याशी भी देखेगा। तो जो उनके इसमें उनके हिसाब से जो फिटनेस है, हो सकता है कि हम उसको आकलन न कर पाए हों, या पार्टी के लोग यहाँ पे आकलन न कर पाए पूछे हों, लेकिन जो उनके आकलन, जो दिल्ली में जो आकलन होगा वही बनेगा। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं हरीश जी। अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जिक्र किया जाए तो वो भी अमित शाह से मुलाकात किए हैं, और उधर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है। अगर जब उनकी बात की जाए, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा वो तो भाई होले की बधाई देने आए हैं, और इतनी बड़ी जीत हुई है उसकी भी ढेर सारी बधाई देने आए हैं। कितने बड़े चांसेस लगते हैं रावत साहब के इस बात को लेकर के, क्योंकि उत्तराखंड के सियासी समीकरण पर अगर नजर डालें तो आपका क्या अनुमान कहता है त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर के, क्योंकि उनका भी नाम चल रहा है इस रेस में?
योगेश जी, इस समय 3 बड़े नामों पर भी चर्चा है उत्तराखंड में। एक तो विश्वनाथ सिंह चौपाल जी को फोन करके बुलाया गया है और उनका बयान आया कि जो पार्टी जो जिम्मेदारी देगी हम करेंगे। अजय भट्ट जी को दिल्ली बुलाया गया है और उनका बयान भी आया है कि हाई कोर्ट मतलब हाईकमान का जो फैसला होगा उसको देखें। त्रिवेंद्र सिंह जी ने गृह मंत्री के साथ अपनी फोटो भी शेयर की और ये कहा कि मोदी जी के नेतृत्व के कारण जो है और हमारे 4 साल के कार्यों के कारण जो है उत्तराखंड को सफलता मिली। मैं त्रिवेंद्र सिंह जी का एक वो देख रहा था, त्रिवेंद्र सिंह जी के कार्यकाल में भी ऐसा नहीं हुआ कि वो नॉन परफॉर्मिंग मुख्यमंत्री रहे हों। 12,000 किलोमीटर मतलब सड़क बनी है उनके 4 साल के कार्यकाल में। 261 बड़े पुल बने हैं। 13 जिलों में 13 झीलें बनी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हुई है। उसके अलावा 13 जनपद 13 डेस्टिनेशन बने हैं पर्यटन के। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं, इसके अलावा हर घर नल हर घर जल वाली योजना बनी है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग मुख्यमंत्री रहे हों। लेकिन वो जो 4 धाम देवस्थानम बोर्ड भारतीय जनता पार्टी ने बाद में भंग किया, हम तो ये नहीं समझ पा रहे थे। वो तो जो पंडितों की मांग थी वो करना था और बोर्ड रहने देना चाहिए था। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत नॉन परफॉर्मिंग त्रिवेंद्र सिंह जी रहे हों। लेकिन अब जो भी हो, धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है तो एकदम से धामी को भी ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए चांसेस हैं। और उसके अलावा जो उत्तराखंड में कम से कम ये समझ लीजिए, जब से राज्य बने हैं निरंतर विधायक हैं सतपाल महाराज जी, मंत्री हैं निरंतर, चाहे सरकार जिसकी भी रही, कांग्रेस में मंत्री थे, भाजपा में मंत्री हैं, आगे भी सरकार बनेगी तो फिर मंत्री रहेंगे। तो कुछ परमानेंट मंत्री हैं, सुबोध उनियाल हो गए, सतपाल महाराज हो गए, मदन कौशिक हो गए। तो ये समझ लीजिए कि कुछ सीनियर विधायक भी हैं जिनके नाम चर्चाओं में है। ऋतु खंडूड़ी का नाम चर्चाओं में है। तो अब अल्टीमेटली फाइनली, जैसा विजेंद्र सिंह रावत जी हमारे कह रहे थे, बहुत अनुभवी पत्रकार हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो उनका भी कहना सही है कि ऊपर से ही फाइनल तो ऊपर ही होगा। बहुत सारे समीकरण देखेंगे, ऊपर से ही होगा, लेकिन चर्चा में ये नाम। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, रेखा आर्य का भी अभी कल परसों तक हम देख रहे थे, नाम चल रहा था उनका, लेकिन अब जो है वो धामी के नाम को समर्थन कर रही हैं। नहीं, देखिए ऐसा होता है कि जो 2-3 बार विधायक रह गए हैं, मंत्री रह गए हैं, तो उत्तराखंड जैसे छोटे स्टेट में हर नेता की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री की होती है। लेकिन मैं एक बात से विजेंद्र सिंह रावत जी की बात से सहमत हूँ कि उत्तराखंड को भी योगी आदित्यनाथ जैसे किसी मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व की आवश्यकता है, दमदार व्यक्तित्व की आवश्यकता, जो काम भी करे और देवभूमि के संस्कृति की, यहाँ की संस्कृति की, यहाँ के शांत वातावरण की रक्षा करे। और यहाँ से जो पुरातन हमारे संस्कृति की, यहाँ से गंगा बहती थी, पूरी ज्ञान गंगा, पूरे विश्व के लोग उसको सराहने आते थे। और सारे मतलब हमारे नालंदा हो, तक्षशिला हो, उन विश्वविद्यालयों में जो साहित्य पढ़ाया जाता था उसकी रचना उत्तराखंड में हुई, कोटद्वार में हुई, बद्रीनाथ की व्यास गुफा में हुई। तो उसकी रक्षा की आवश्यकता है। उसको कौन मुख्यमंत्री देगा? गैरसैंण की तरफ कौन मुख्यमंत्री जाएगा? स्वास्थ्य की दृष्टि से 3 जिलों में, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में, चमोली में, चंपावत में कौन मेडिकल कॉलेज खोलने का साहस करेगा? ऐसा प्लान का व्यक्ति चाहिए यहाँ पर। मतलब जो ठेकेदारी लाइन से आया हुआ होगा तो वो तो बेचारा छोटी मोटी प्लानिंग करेगा, लेकिन बड़े प्लान के, बड़े विजन के मुख्यमंत्री की, काकड़ मुख्यमंत्री की सचमुच उत्तराखंड को आवश्यकता है। जरूरत है। संजीव जी, आपके नजरिए में कौन सा ऐसा चेहरा है? देखिए, हरीश जी ने कहा कि ऐसा चेहरा चाहिए जिसका विजन एक बड़ा विजन हो और जो उत्तराखंड की संस्कृति को संभाल सके और आगे बढ़ा भी सके। कौन सा चेहरा आपके नजर में ऐसा है? भारतीय जनता पार्टी में हमारे जितने भी नेता हैं सभी सक्षम नेता हैं और मैं सोचता हूँ सक्षम तो सभी में है। देखिए, जैसे रेखा आर्य जी ने एक नाम उन्होंने सुझा दिया कि धामी जी का वो समर्थन कर रही हैं। मैं आपके नजरिए से पूछ रहा हूँ कि वो कौन सा चेहरा हो सकता है? योगेश जी, देखिए, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के पास जितने भी नेता हैं सभी सक्षम हैं, सभी एक विजन रखने वाले नेता हैं और एक उत्तराखंड को एक नई दिशा और दिशा देने का वे लोग काम कर सकते हैं। और जिस प्रकार से अभी जो 2022 का हमारा चुनाव हुआ, एक युवा
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा और ऐसी स्थिति में जो एक प्रचंड बहुमत की हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, तो और जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी और हमारी पूरी संगठन की पूरी टीम कंधे से कंधा मिलाकर, और जिसमें मैं सोचता हूँ प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो वार्ड का हो, एक वार्ड से लेके बूथ से लेके और प्रदेश स्तर का हर कार्यकर्ता जी जान से इस हवन में अपनी यथा योग्य आहुति देने में एक कामयाब रहा और हम लोग एक प्रचंड बहुमत की 47 सीटों वाली 47 सीटें हम लोगों ने जीती हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक जो माहौल सकारात्मक बना है, मैं सोचता हूँ उसके लिए सभी लोग उनको श्रेय जाता है। और जिसको भी पार्टी हाईकमान की तरफ से और जिसको भी हमारे जितने भी विधानमंडल दल में जितने भी विधायक हैं, जिनका जिसको उन सभी लोगों का एक नेता चुनने का अवसर मिलेगा, मैं सोचता हूँ वही हमारे अगले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है विजेंद्र जी। योगेश जी, मैं एक संक्षेपावचर रखना चाहूंगा। हाँ बोलिए, आप रखिए आपने। उत्तराखंड को मैंने कहा कि जो मल्टी डायमेंशनल मुख्यमंत्री हो और विजनरी मुख्यमंत्री हो, जिसको आईएएस घुमा ना सके, हमारी जो ब्यूरोक्रेट लॉबी है वो मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो वो घुमाती रहती है और मतलब फाइलों को आगे ही नहीं बढ़ने देती है। जाम लग जाता है उत्तराखंड की फाइलों पर। ऐसा लग रहा है हम लखनऊ से लंदन पहुंच गए हैं, देहरादून नहीं आई और गैरसैंण को जाने की इच्छा ही नहीं रह गई हमारे नेताओं की। तो ये जो अपने मतलब हमारा कम से कम मुख्यमंत्री का चेहरा तो ऐसा हो कि जो आईएएस को बोले भाई ये काम कर, ना कि आईएएस उसको समझा दे। धमक होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट लॉबी मुख्यमंत्री को समझा दे। आप ये समझ लीजिए कि चुनाव से पहले ट्रांसफर हो रखे हैं, अभी तक इन्होंने वो फाइल नहीं खोले, तो नियम से हो रखे हैं। आप करिए, वो आचार संहिता खत्म हो गई है, जारी करिए। आपने दबा के बैठे हुए हैं शासन में, 400-300 शिक्षकों के ट्रांसफर हैं, कर्मचारियों के ट्रांसफर हैं, दबा के बैठा हुआ शासन। कोई नेता हमारा बोलने को तैयार नहीं है आईएएस को कि भाई चलो खोलो, क्यों नहीं हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह के मतलब विजनरी व्यक्ति की निश्चित रूप से हमें आवश्यकता है, जो जिसको आईएएस, हमारे एनडी तिवारी थे, वो आईएएस को जो बोल देते थे वो होता था। इसीलिए हमारा देहरादून में उस समय दुनिया भर की सड़कें बनी, हमारा काशीपुर में जो है अच्छा खासा उद्योगीकरण हुआ, हरिद्वार में सिटकुल बना, यहाँ पे और कुछ नहीं तो कम से कम गैरसैंण के ये देहरादून के सेलाकुई में कुछ उद्योग लगे। कम से कम मैदानी क्षेत्रों में तिवारी जी ने अच्छा डेवलपमेंट किया। 5 साल का कुल कार्यकाल था, लेकिन बड़े विजन के, बड़े कलेवर के व्यक्ति थे, उनको आईएएस जो है अपनी फाइलों में उलझा नहीं सकते थे। मेरे को एक घटना याद है, जो आज इंद्रेश मेडिकल कॉलेज है, उसमें एनडी तिवारी का बड़ा योगदान रहा। वो इंद्रेश के महंत जी वहाँ एनडी तिवारी जी के पास पहुंचे कि साहब उस जमाने में 10 लाख की रकम बड़ी होती थी, थोड़ा सरकार हमारी मदद करे, हम मेडिकल कॉलेज करना चाहते। धामी वो उन्होंने एनडी तिवारी जी ने उसको 10 लाख की स्वीकृति दी। उस घटना का मैं गवाह, 10 लाख की स्वीकृति दे दी। आईएएस ने फाइल घुमा दी कि भाई ये घोषणा नहीं है इसलिए नहीं हो सकता। वो बाद में फिर वापस एनडी तिवारी जी के पास गए कि साहब ये आपके आईएएस तो ऐसा बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं। एनडी तिवारी जी ने कहा लाल पेन लाओ, लाल पेन लाए, उस पर लिखा मुख्यमंत्री की घोषणा करो, इसको बड़े काम हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहा, अच्छी बात है, करो इसको। तो ऐसा हमें मुख्यमंत्री चाहिए। ठीक बात। तो कम से कम मुख्यमंत्री तो ऐसा हो, बाकी मंत्री तो उन्हीं में से होना है, विधायकों में से जो हमारे चुन के आए होंगे, जिस भी विजन के होंगे, जिसकी मतलब वो उनका लेवल होगा उसी हिसाब से होंगे। कम से कम मुख्यमंत्री जो 5 साल अच्छा से करे, बीच में बदलने की आवश्यकता ना पड़े। और भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से कहूंगा कि जो 24 में भी नैया पार लगाए, 5 सांसद जिता के भेजे भारतीय जनता पार्टी को, उसे बनाना चाहिए एज ए पत्रकार, ये मेरी राय। संजीव जी, आपने सुना, आप कह रहे हैं कि आपके सभी नेताओं के अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है। देखिए हमारे साथ हरीश जी जुड़े हुए हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ट्रांसफर कब के हुए, अभी तक पड़े हुए हैं, फाइल दबी पड़ी हुई हैं।
अभी तक अधिकारी के कानों में जूं नहीं रेंग रही है? देखिए योगेश जी, देखिए हर काम की प्रक्रिया होती है और मैं सोचता हूँ कि बीच में चुनाव की आचार संहिता लागू रही। भैया अरे ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि आचार संहिता अब खत्म हो गई है, ट्रांसफर की प्रक्रिया की आज शाम को ट्रांसफर हुआ, कल यहाँ तैनाती हो जाती है डीएम एसपी की। आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सी प्रक्रिया इसमें? इतनी लंबी कौन सी प्रक्रिया होती है? योगेश जी मैंने कहा पिछले 3 महीने लगातार की आचार संहिता लागू रही, दबा के बैठे हुए हैं जिसकी वजह से काफी काम प्रभावित हुए हैं। और अब क्योंकि 10 तारीख के बाद से आचार संहिता लगभग समाप्त हो गई है और ऐसे समय में अब जितने भी लंबित कार्य हैं वो सभी लंबित कार्य अब पूर्णता की और जो प्रोसेसिंग में अब उन पर काम होना चालू हो जाएगा। चलिए, अब नए मुख्यमंत्री जब शपथ ले लेंगे उसी के बाद मुझे लगता है काम शुरू होगा, क्योंकि अब तो लगता नहीं, क्योंकि अब जब आज तक नहीं हो पाया तो मुझे नहीं लगता कि कल इतनी जल्दी हो पाएगा। खैर विजेंद्र जी, सियासी हलकों में चर्चा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश करेगी। कुमाऊं मंडल से ये कहा जा रहा है कि अजय भट्ट जो कि ब्राह्मण चेहरा हैं, उनको केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने तवज्जो दी, सम्मान दिया, और ऐसे में अब गढ़वाल मंडल से कोई राजपूत या ठाकुर चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी सामने पेश कर सकती है। देखिए, और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जिसको पूरे स्टेट को आपके आराकोट से लेकर अफकोट तक आगे बढ़ाना है, उसमें हम जातिवाद और उसको देखते हैं। ये तो, और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जैसे भी कह रहे थे शायद भाजपा के प्रवक्ता आपके साथ हैं, वो कह रहे थे कि हमारे तो हर नेता मुख्यमंत्री के दावेदार है। जब हर नेता सारे विधायक मुख्यमंत्री के लायक होते, इसका मतलब आपके पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। इस तरह का चेहरा जो सर मानने हो कि हाँ ये डेवलपमेंट कर सकता है, कौन सा चेहरा आपके पास है? ये स्टेट का दुर्भाग्य है। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं खुद ही बता रहे थे किस तरह काम होता है। कोई भी 20 साल में आप देख लीजिए, आप हिमाचल हमारा लगा हुआ स्टेट है, वहाँ किसी भी आप ब्यूरोक्रेट की लिस्ट निकाल लीजिए, जिसके ब्यूरोक्रेट का पहाड़ के प्रति दर्द है, राज्य के प्रति दर्द है, उसको साइड लाइन लगा रखा है। और जो परफेक्ट है, जो बदनाम है, उसके लिए उसके पास इतने डिपार्टमेंट लाजू, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, उसके पास इतने डिपार्टमेंट हैं, उसको पता ही नहीं है कि मेरे पास कितने डिपार्टमेंट है। जब तक आप वहाँ पे जिसके पहाड़ का दर्द जिस अधिकारी के दिल में हो, अगर उसको आप मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे तो करप्शन बढ़ता ही रहेगा और डेवलपमेंट हमेशा खराब होगा। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, हिमालय का और खासकर जो हमारा उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका है, 10.5 जिले हमारे यहाँ पहाड़ के हैं, सिर्फ 2.5 किले मैदान के हैं, और पूरे पहाड़ का अगर प्रोग्रेस हुई है तो बागवानी के कारण हुई है। जिन क्षेत्रों में आपके 2000 रुपए का राशन नहीं होता, आज वहाँ 10-10 लाख के खेत और ये चीजें हो रही है। इसका टाइम है। और हमारी सरकार ने क्या किया था कि बागवानी को खत्म करके कृषि में बंद कर दे रहे थे। उसमें 600 पोस्टें मालियों की खत्म हो रही थी। हिमाचल में बात पड़ रहा है, जीएनके में 4 डायरेक्टरेट हैं बागवानी के, हिमाचल में बढ़ रहा है। ये कौन सा चितेरा था जिसमें बागवानी को खत्म करके कृषि में मर्ज कर रहा था? हमको तो लगता है कि उत्तराखंड में तो कृषि को बागवानी में मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि बागवानी एक डेवलपमेंटल वो है। और अभी एक अधिकारी है जो मैं उसको जानता हूँ, जो उसका चितेरा है और बहुत ही उसको क्या कहें, अभी सीधे जो कह नहीं सकते हैं, वो डांस कर रहा है कि अब मैं इसको लागू करवाऊंगा, अब बागवानी को खत्म करवाएंगे। ये तो उत्तराखंड का डेवलपमेंट है। तो मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं कि हमारे सारे नेता मुख्यमंत्री के लायक है, तो ये लगता है कोई भी मुख्यमंत्री जिनमें से लायक नहीं है। अब जिसको बना दें, जिसकी लॉटरी खुल जाए, हाईकमान जिसको बना दे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ है, हर स्टेट में वहाँ के अपने मामा है मध्य प्रदेश के, तो चेहरे हैं कि अगर बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, तो ये चेहरे हैं जो डेवलपमेंट के आगे बढ़ा सकते हैं, चौमुखी विकास कर सकते हैं, जिनपे लोगों की आस्था है। तो आप देखिए यहाँ किसकी है, कोई कह रहा है कि दिल्ली से आएंगे, कोई कह रहा है साहब सिफाल साहब चले गए, किसी को फोन में बुला लिया, अरे बन गए। इसका मतलब कहीं कंपटीशन नहीं है, ये चेहरे नहीं है हमारे पास, ये है।
पहाड़ का चेहरा, ये पहाड़ का विकास तो मतलब आप जिस अधिकारी का जो हवाला दे रहे हैं, जातीय समीकरण देख लो, फिर कोई समीकरण देख लो, किसी का जिला दिल्ली दरबार में जिसका ज्यादा जुगाड़ हो वो देख ले। अब इसी तरह मुख्यमंत्री बनना जो मुझे लगता है स्टेट के डेवलपमेंट के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। विजेंद्र जी, आप अधिकारी का हवाला दे रहे हैं, हरीश जी भी कह रहे हैं कि फाइलें दबी हुई हैं, अधिकारी चला नहीं पा रहे हैं, नेता कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मंत्री कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ तौर पर यही कि दरअसल उत्तराखंड की सरकार को ब्यूरोक्रेसी चला रही है। रावत जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही, शायद संपर्क टूट गया है और हम हरीश जी का रुख करेंगे। हरीश जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, सभी का संपर्क टूट चुका है। फिलहाल फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे एक बार हम सभी से और सवाल लेंगे, जानेंगे उनसे कि उत्तराखंड का सिनेरियो क्या है। तो उत्तराखंड में दरअसल सरकार गठन को लेकर कवायद जारी है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इस बैठक में प्रदेश भाजपा के नेताओं से भावी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर रायशुमारी की। और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष और राज्य के केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे हैं। दरअसल इन नेताओं ने उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ वरिष्ठ नेता सतपाल महाराज और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से विधायक दल के नेता के नाम पर विचार विमर्श किया गया। तो हमारे साथ फिर सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी। आप एक अधिकारी का जिक्र किए हैं तो, और हरीश जी भी कह रहे थे कि अधिकारी फाइल दबाए बैठे रहते हैं, नेता कुछ कर नहीं पाते हैं, मंत्री लोग असहाय नजर आते हैं। तो क्या ये माना जाए कि उत्तराखंड की सरकार जो चलाती है वो ब्यूरोक्रेसी चलाती है? 100%, 100%। आप देखिए कि उत्तराखंड में, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में बागवानी प्रदेश है, लेकिन जो भी सेक्रेटरी होता है, जो लेवल का होता है, जिसके होते हैं, कोई भी उसको बागवानी के दूर दूर का रिश्ता उसका नहीं होता है। हिमाचल प्रदेश में सेक्रेटरी होता है, डायरेक्टर होता है, उसके अपने बाग होते हैं, तो अपने बागों के साथ साथ उसको तब वो पूरा डेवलपमेंट होता है। तो मुझे लगता है ये बदलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं हरीश जी। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है भाई, अगर ब्यूरोक्रेट्स सरकार चलाएंगे तो इसका खामियाजा तो जो भी सत्ता में होगा उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब वोट मांगने जाएंगे तो ये ब्यूरोक्रेट्स थोड़े जाएंगे, ये नेता जाएंगे, राजनेता जाएंगे। और ब्यूरोक्रेट्स तो मुझे लगता है जनता के बीच में जाते भी नहीं है। 5 साल सरकार रहने के दौरान भी तो जनता की क्या समस्याएं हैं वो उन लोगों को समझ नहीं पाएंगे। वो तो एसी के दफ्तर में बैठे हुए अपने हिसाब से मन मुताबिक जो है फैसले लेंगे। जी योगेश जी, मैंने ये देखा ब्यूरोक्रेट उत्तराखंड में एक ही काम करते हैं, फाइलों के परीक्षण और उस पे आपत्ति लगाने और उसको वापस भेजने का। ज्यादा से ज्यादा उसमें वार्ता लिख देते, वार्ता लिख दी और अब लटकी रहेगी फाइल, तो और कुछ में सीन लिख देते हैं, फाइल वापस आ जाती। सवाल ये है, हमारे जो मंत्री होते हैं अगर उनका विजन नहीं है तो फिर ब्यूरोक्रेट्स अपने हिसाब से सरकार चलाने लगे। उत्तराखंड में ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की लंबी फौज है और उत्तराखंड में 2 तरह के ब्यूरोक्रेट्स आए। एक तो जिनका उत्तराखंड अपना राज्य था, थोड़ा सा लगाव था, वो कुछ लोग आए जिसमें रघुनंदन सिंह तोलिया वगैरह थे, और बाकी वो आए जिनकी लखनऊ में परफॉर्मेंस बहुत वीक थी, तो उनको कहा कि भैया आप इधर का रुख करो, प्रदेश को मुक्त करो कुंडली मारने से उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तराखंड का बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि जिनकी परफॉर्मेंस लखनऊ में बड़ी वीक थी वो उत्तराखंड में यहाँ ऊंचे ऊंचे पदों पे प्रमोशन पा गए और कुंडली मार के बैठ गए फाइलों पर। कहा जाए कि जैसे उत्तर प्रदेश में जब जिन अधिकारियों को परेशान करना होता था, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी, उनको चंबल भेज दिया जाता था,
तो ये उनको एक सजा के तौर पर उत्तराखंड भेज दिया जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से इसीलिए उत्तराखंड को मैं एक शब्द और शुरू करूंगा, भाखड़ नेताओं की आवश्यकता है जो ब्यूरोक्रेट से काम ले सके और यहाँ के बजट का समुचित उपयोग कर सके। आप ये समझ लीजिए खरबों का बजट हमारे भूमि संरक्षण विभाग में आता है। भूमि संरक्षण विभाग की कोई एक उदाहरण बताइए पूरे उत्तराखंड में तो उसने ये काम अच्छा किया, पूरे प्रदेश वहां जाके उस उदाहरण को देखे, कौन सा विभाग, कौन सा काम है इनका। हमारे रावत जी यहाँ पे कह रहे थे कि फलोद्यान विभाग समाप्ति कर दिया, जबकि उत्तराखंड में जो पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन है, उसके बाद अगर कोई दूसरा अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है, हम ग्रोथ कर सकते हैं, तो वो हमारा फलोद्यान विभाग है। हम उसी को समाप्त करने पे तुले हुए, हमारे अधिकारी उसके घुग्गी लेके अपनी बैठे हुए हैं कि कब हम इसको समाप्त करें। मैं विजेंद्र रावत जी की बात से बहुत सहमत हूँ। वो खुद भी अपने क्षेत्र में भी उद्यानीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, खुद से भी दे रहे हैं। एक व्यक्ति जितना करता है उससे कम पूरा का पूरा उद्यान विभाग की परफॉर्मेंस है। तो आप ये समझ लीजिए हम किस तरह का परियोजना कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिंचाई विभाग के लिए अरबों खरबों का बजट है लघु सिंचाई में। पहाड़ों में लघु सिंचाई का हर साल बढ़ाता हुआ दिखता है, 10% लघु सिंचाई बढ़ रही है, लेकिन प्रोडक्शन का क्या है? प्रोडक्शन तो हमारा कम हो रहा है हर साल। तो कहाँ कर रहे हैं, किस चीज की सिंचाई कर रहे हैं? तो ये सारा देखने की आवश्यकता है। अगर हम लोग धार्मिक पर्यटन ही भुना सके तो पूरे देवभूमि में पूरे देश से विदेश से 2 अरब पर्यटक आने को तैयार बैठे हुए हैं कि हम उत्तराखंड जाएंगे, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का देवत्व महसूस करेंगे, देखेंगे। हम उसी को नहीं बना पा रहे हैं, हम यहाँ गोवा टाइप पर्यटन देखने लगे। तो हमारी प्लानिंग उत्तराखंड की स्वविचारित हो, सुविचारित हो, उत्तराखंड की परिस्थितियों के अनुरूप हो। पहाड़ की विकट परिस्थितियों में हम क्या दे सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ होम स्टे को बहुत अच्छा कर सकते हैं। शहरों में भी होम स्टे होना चाहिए, जो हमारे हिल स्टेशन है, छोटे शहर हैं, वहां पर भी होम स्टे को बढ़ावा देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देना चाहिए, बहुत अच्छा मतलब हो सकेगा। फलोद्यान को बढ़ावा दिया जाए, यहाँ पे हमारे बहुत अच्छी फल पेटियां विकसित हो सकती हैं। एक जमाने में यहाँ पे फल पेटी योजना चलती थी, पूरी बेल्ट को फलोद्यान के रूप में डेवलप करने की योजना थी कि कहाँ क्या हो सकता है। जहाँ आड़ू हो सकता है वहाँ आड़ू की बेल्ट बनाई जाती थी, जहाँ खुमानी होता वहाँ खुमानी की बेल्ट बनाई जाती थी, जहाँ अखरोट होता था। ये उत्तर प्रदेश के जमाने में होता था, उत्तराखंड ने तो भंगी कर दिया। आप ये समझ लीजिए फलोद्यान को, तो कैसे चलेगा? इसी तरह से जैसे हमारी अब बड़ी मुश्किल से 4 धाम रोड बहुत अच्छी बन रही है, उसमें भी सो कॉल्ड पर्यावरण चिपक गए। पहले ग्रीन टिप, बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए इसको रुकवाने, बड़ी मुश्किल से अब जाके वो बन रही है। उसी तरह से रेलवे स्टेशन, रेलवे बन रही है, उस पर अड़ंगे लगाने वाले 100 विकास विरोधी आपको मिल जाएंगे। कोई इसको जवाब देने वाला नहीं तथाकथित पर्यावरणविदों को। कौन तो ठेकेदारी दे रहा है उत्तराखंड के विकास की कि आप यहाँ बैन करिए, मतलब ये सब पर्यावरण यहीं लेके आइए। अरे चाइना एक बार देख लो जाके, इन सो कॉल्ड पर्यावरणविदों को चाइना में जाना चाहिए। जो कुछ होना सब हो चुका है, अच्छी खासी ग्रीनरी है, उत्तराखंड से ज्यादा अच्छी ग्रीनरी है। हमने तो अपनी ग्रीनरी समाप्त कर दिया है। देहरादून में हम देखते हैं, हमने जो है नहरों को काट के सड़क बनाई, जंगल काट के कंक्रीट के जंगल उगा दिए। ये हमने देहरादून राजधानी में अचीवमेंट है हमारा इन 20-21 सालों का। संजीव वर्मा जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो ऑल वेदर रोड है ये, हेलो जी बोलिए बोलिए। हाँ, ऑल वेदर रोड है, बिल्कुल सबने बहुत अच्छी योजना है मोदी जी की, उसमें ट्रेन भी जा रही है, लेकिन स्टेट का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? अब क्या होगा, ऑल वेदर रोड में आप 5 घंटे में केदारनाथ बद्रीनाथ जाके वापस दिल्ली जा सकते हैं, इतनी शानदार सड़कें बन रही है। और बीच में मिडवेज बनेंगे, लोग यात्री आएंगे, मिडवे में रुकेंगे, केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे और वापस चले जाएंगे। हमने उनको जो हमारे बीच के जो छोटे छोटे पर्यटन स्थल हैं, जो तीर्थ हैं, अगर हमने उनको डेवलप, स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि उनको डेवलप करते ताकि पर्यटक रुकते। अगर पर्यटक रुकेंगे तो 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे वापस चले जाएंगे तो पहाड़ का तो कोई खत्म हो जाएगा। हमारे छोटे छोटे होटल जो आउट ऑफ साइट हैं, जहाँ छोटे छोटे हमारे वो है पर्यटन स्थल है बहुत ही शानदार, अगर उनको डेवलप, इससे भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको डेवलपमेंट करे ताकि वहाँ पर्यटक रुके, यात्री रुके, उन छोटे छोटे सर्किट बने। वो स्टेट गवर्नमेंट बनाने रही है। सारे स्टेट गवर्नमेंट के जितने बोर्ड दिए गए वो भंगड़ा लगा रहे, ऑल वेदर। अरे ऑल वेदर के फायदे हैं, उसके नुकसान भी हैं, और उसके नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। लेकिन किसी भी आज तक स्टेट गवर्नमेंट ने इसका रोड मैप ही नहीं बनाया है कि बीच बीच में हम कहाँ पर्यटकों को रोकेंगे, उन जगहों को डेवलप करेंगे। ये 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन बनाए थे, हर चीज हो गया, आपके बैजनाथ जी हो गए, आपके लाखा मंडल
साल पहले कर दी थी। तो मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना काम पूरी जिम्मेदारी से निभाना पड़ेगा, नहीं तो ऑल वेदर जैसे दुनिया की बहुत शानदार वो भी उत्तराखंड के लोकल के लिए घाटे का सौदा है। बिल्कुल। संजीव वर्मा जी, आपने सुना कि किस तरीके से हमारे साथ विजेंद्र जी और हरीश जी दोनों लोगों ने बताया कि क्या स्थितियां हैं उत्तराखंड की। ब्यूरोक्रेट्स पर भी तमाम सारे सवाल उठाए। मुझे लगता है कि अब जो भी सरकार आएगी, क्योंकि आप इन लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं और पहुंचाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ताकि आने वाले समय में मुख्यमंत्री जो भी बने वो उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को लेकर के और उत्तराखंड की जनता को लेकर के एक सार्थक कदम उठा सके। योगेश जी, जिस प्रकार से हमारे पत्रकार साथी अभी बात कर रहे थे, मैं उनकी बातों से काफी हद तक सहमत हूँ। मैं उनकी बातों में इस बात से सहमत हूँ। उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि धार्मिक पर्यटन हमारा लगभग 2 अरब के आसपास बढ़ सकता है, उनकी इस बात से सहमत हूँ। और ये सब कुछ तभी संभव होने जा रहा है जबकि यहाँ पर डबल इंजन की हमारी सरकार जो एक द्रुत गति से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रही है। और मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से कर्णप्रयाग रेल परियोजना बन रही है, ऑल वेदर रोड्स बन रही है, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, उससे उनको हम एक आवागमन का साधन ही नया देखते हुए, बल्कि एक दीर्घकालीन जो एक रोजगार के साधन के रूप में भी इन सब चीजों को यदि हम देखते हैं, तो मैं सोचता हूँ जो हमारी सरकार का 2025 में उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य बनने का जो एक सपना है, उसको साकार करने की और भी हम इन सब कार्यों को लेकर हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभेच्छा हमारी हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी हैं कि आप डबल इंजन की सरकार के रहते हुए उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास करें और जनता ने जिस आशय से, जिस उम्मीद के साथ आपको चुना है, उस उम्मीद पर खरा उतरे। फिलहाल आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन, उत्तराखंड की कमान कौन संभालेगा, उत्तराखंड वासियों को विकास के पथ पर अग्रसर कौन करेगा, इस बात को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी हाईकमान में बैठक चल रही है और कल वो नाम तय हो जाएगा, चेहरा तय हो जाएगा कि आखिर उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।